हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपर्स नोट्स के करंट अफेयर क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार, करंट अफेयर फैकल्टी ऑन दिस चैनल। तो दोस्तों, आज है 21 जुलाई और आज अपन पढ़ेंगे 21 जुलाई का करंट अफेयर और देखते हैं आज क्या क्या अच्छी न्यूज़ रही हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो उनको अपन डिस्कस करते हैं आज के डेली करंट अफेयर क्लास में। चलिएगा, सबसे पहले न्यूज़ पर चलते हैं और इसमें अपन ये देखेंगे कुछ अच्छा डिस्कस करने वाला है। इसमें आपको पता होगा भी कुछ समय पहले यहाँ पर एक तूफान आया हुआ था, इसका नाम था अम्फान। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ एक तूफान था। तो इस तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और इधर आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके में बहुत सारा नुकसान हुआ। इस वजह से अब पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है, इसके पुनर्निर्माण के लिए जो भी इससे नुकसान हुआ उसका पुनर्निर्माण करना चाहती है पश्चिम बंगाल सरकार। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नाबार्ड से कुछ पैसों की डिमांड की है। तो आपको पता होना चाहिए भी हाल ही में नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में आए हुए तूफान अम्फान के कारण वहाँ पर जो नुकसान हुए हैं उसके पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। अर्थात इस पैसे से जो वहाँ पर नुकसान हुआ है ना, इन रूरल एरियाज में, उन सभी का इसमें भुगतान किया जाएगा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से दोबारा से सही किया जाएगा। तो इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने RIDF जो एक संस्था होती है उससे भी, है ना, तटबंधों के पुनर्निर्माण के लिए भी 1028 करोड़ रुपए मांग रखे हैं। तो ये तो एक न्यूज है। अच्छा, इसके अलावा आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि नाबार्ड क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ये आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड देखो एक बैंक है, तो इसका एक पूरा नाम भी हुआ करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका पूरा नाम बताओ कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मुंबई में। ये छोटे छोटे बेसिक जानकारियाँ हैं, ये बैंक के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में IBPS बैंक की जो भर्ती होने वाली है इसकी 21 जुलाई ही, अर्थात आज इसकी लास्ट डेट है। तो सभी स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप कर दें टाइम के रहते हुए। और जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ करंट अफेयर की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको गेन करते रहिएगा। अच्छा, इसके अलावा 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, है ना, चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या मिलेगा आपको, गोविंद राजुलू चिंताला जी। ठीक है, राजुलू चिंताला जी, ये वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं। अच्छा, इसके अलावा नाबार्ड का कार्य आपको पता ही होगा कि नाबार्ड क्या कार्य करती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित जितना भी विकास होता है उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाना इसका वर्क रहता है नाबार्ड का। अब मैं बता दूं थोड़ी सी डिटेल इस अम्फान के बारे में। ये तूफान कब आया था, कैसे आया था। तो देखो, ये यहाँ से देखिएगा, ये भारत है हमारा। ठीक है, यहाँ से समझिएगा, इस भारत में इधर ये जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और इधर क्या है, अरब सागर है। यहाँ पर ये अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है और इसी बंगाल की खाड़ी में ये वाला चक्रवात यहाँ से बनता है, इस एरिया से बना था, और बल्कि इसके और थोड़ा सा इधर से बनता है। तो पहले ये इधर से बनता है, इधर की तरफ जाता है, तो सबसे पहले ये श्रीलंका में पहुंचते हैं। तो भारी बारिश और हवाओं के साथ साथ ये श्रीलंका में पहुंचा, लेकिन श्रीलंका में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ ही नुकसान के साथ ये श्रीलंका से आगे बढ़ चला और ये आगे बढ़ते 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 पहुंचा इधर साइड विशाखापट्टनम की तरफ पहुंचता है, फिर इधर उड़ीसा में पहुंचता है और फिर ये पश्चिम बंगाल में पहुंच जाता है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, काफ़ी नुकसान किया था इस अम्फान तूफान ने। तो ये अब किस प्रकार का एक तूफान है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, अम्फान एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय है और ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर, अर्थात जो बंगाली खाड़ी पड़ती है उसी में ही आया था। और ये जो विशाखापट्टनम है ना, यहाँ से लगभग 1020 किलोमीटर दूर, और उड़ीसा का जो पारादीप यहाँ पर पड़ता है, एक द्वीप है जिसका नाम है पारादीप, इस पारादीप से लगभग 1100 किलोमीटर दूर ये अम्फान तूफान यहाँ से बनता है और फिर ये भारत की तरफ बढ़ चला। और आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय तूफान इस प्रकार से घूमते हुए भारत की तरफ आते हैं और इस तरफ हवाएं चलती रहती हैं उसकी। ठीक है, इस तरफ ऐसे करके इस तरफ जाती हैं, तो यहाँ से जो तूफान बनते हैं वो भारत की तरफ जाते हैं। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ये इसके बनने का जो कारण था वो क्या था। एक्चुअल में कोई तूफान बनता है ना, चक्रवात आता है, तो वो किसके कारण आता है, वो आता है निम्न वायु दाब के कारण। तो निम्न वायु दाब के कारण ही ये तूफान यहाँ पर बना।
ठीक है। और शुरुआत में श्रीलंका में आया, लेकिन भारत में इसने अरुणाचल, ये आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाला क्षेत्र इसने प्रभावित किया था। अच्छा, जियोग्राफी में अपन पढ़ते हैं, एक जियोग्राफी के लेक्चर हमारे अलग अलग मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, उसमें जाके पढ़ लीजिएगा कि चक्रवात बनते कैसे हैं, ठीक है। तो उसमें सब आपको समझाया जाएगा चक्रवात के बारे में। चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, कैसे ये बनते हैं, किस किस प्रकार के चक्रवात होते हैं, इन सब के बारे में वहाँ पर बता दिया गया है। चलिएगा, फिर अपन चलते हैं अगले न्यूज़ पर। देखो ये क्या है, नाबार्ड है ना, ये नाबार्ड का लोगो है, ये वही नाबार्ड है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको। इसका एक पूरा नाम भी होता है, तो उस फुल फॉर्म को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब चक्रवात आता है तो कुछ इस प्रकार का सीन बनता है, देखिएगा हवाएं इस प्रकार से चलती हैं, ऐसे घूमती हैं, मूव होती हैं, ठीक है, इस तरफ ऐसे। इस वजह से ये काफी तेज हवाएं आती हैं और प्रवेश करती हैं स्थलीय एरिया में। चलिएगा, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। आपको पता होगा अभी हाल ही में जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई की जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1935 में हुई थी। और एक एक्ट आया था आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो सबसे पहले कहाँ पर होती है, कलकत्ता में होती है पहले तो, लेकिन बाद में इसका जो हेडक्वार्टर ला दिया गया वो कहाँ पर ला दिया गया, वो मुंबई में। तो वर्तमान में ये कहाँ पर मिलेगी आपको, मुंबई में देखने को मिलेगी। और आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, जैसे कि 2-3 कार्य मैं आपको बता दूं, जैसे कि नोट छापना है ना, नोट का निर्गमन करना, करेंसी निर्गमन करना, प्लस बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है, अर्थात बैंकों के लिए लोन देता है, प्लस सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। ये सब इसके काम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आईएमएफ संस्था है वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, एक वर्ल्ड बैंक की संस्था होती है आईएमएफ, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक भी होती है, एक आईएमएफ भी होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनमें ये एजेंट के रूप में भी कार्य करता है भारत सरकार की तरफ से। तो ये क्या है, आरबीआई के कुछ कार्य हैं। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, जो फेडरल बैंक है, ये अभी बताऊंगा इस बैंक के बारे में भी। तो फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन जी को नियुक्त कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में फेडरल बैंक के जो सीईओ और एमडी हैं उनका नाम क्या है, श्याम श्रीनिवासन जी। और इनकी जो अवधि रहेगी वो 22 सितंबर से लेकर 2021 तक रहेगी। अब मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं, ये देखो आरबीआई है और मैं आप बता दूं कुछ फेडरल बैंक के बारे में। तो ये फेडरल बैंक आपको दिख रही होगी और इस पर शायद मेरा पेन तो चलेगा भी, इधर से देखिए, यहाँ से देखिएगा, ये रहे अभी फेडरल बैंक के सीईओ। तो फेडरल बैंक किस प्रकार की एक बैंक है आपको पता होना चाहिए, एक प्राइवेट या गवर्नमेंट है। तो फेडरल बैंक वर्तमान में एक प्राइवेट बैंक के रूप में कार्य कर रही है भारत में, और ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पर आरआरबी वगैरह बहुत सारी तरह की बैंक होती है, लेकिन ये किस प्रकार की बैंक मिलेगी आपको, कॉमर्शियल बैंक मिलेगी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, केरल में। तो ये हेडक्वार्टर जरूर प्रत्येक बैंक का याद कर लो, आईबीपीएस बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारी बुक्स है बैंकिंग से संबंधित टॉपर्स नोट्स की, उस बैंकिंग की बुक को भी आप पढ़िएगा, उसमें सारी डिटेल इसके बारे में बताई गई है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसका जो प्रारंभ हुआ था, अर्थात इसकी हिस्ट्री में अगर अपन जाएंगे फेडरल बैंक की हिस्ट्री में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे पहले शुरुआत इसकी हो जाती है कब से, 23 अप्रैल 1931 से। 23 अप्रैल 1931 से इस बैंक की स्थापना हुई थी, सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और ये केरल में एज अ त्रावणकोर बैंक के नाम से स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है, त्रावणकोर बैंक, त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से इसकी स्थापना हुई। फिर बाद में इसका 1949 में जाके इसका नाम पड़ गया, वो पड़ गया क्या, फेडरल बैंक। और 1959 अर्थात 1959 में इस बैंक को कॉमर्शियल बैंक के रूप में घोषित कर दिया गया, तब से कॉमर्शियल बैंक के रूप में कार्य कर रही है। और ये 25 वर्तमान में 25 राज्यों में प्लस दिल्ली और इसके अलावा 4 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में अर्थात यूटी में ये कार्य कर रही है। तो ये थी फेडरल बैंक के बारे में एक छोटी सी डिटेल, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, हेडक्वार्टर जरूर याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगले न्यूज पर। अभी आपको पता होगा सिंगापुर से एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है जो कि कोविड-19 से संबंधित ही है, कि सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने जो स्वस्थ हुए कोविड-19 के मरीज हैं, मतलब जिनको कोरोना वायरस हो गया और जिससे वो ठीक हो चुके हैं, उनके अंदर एवं सांस रोगियों है ना, और जो असंक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भी इन्होंने SARS-CoV-2 के विशिष्ट टी सेल है ना प्रतिरक्षा, जो कि एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली क्षमता होती है, उसके बारे में पता लगाया है। ये जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, प्लस ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण नहीं है उनके अंदर भी ये वाली सेल पाई जाती है।
एक्चुअल में ये सेल का कार्य क्या रहता है, मानव शरीर में जो टी सेल होती है वो एंटीबॉडी के रूप में कार्य करती है। इसके साथ ही वायरल संक्रमण के खिलाफ मानव प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया का भी हिस्सा के रूप में भी ये कार्य करती है टी सेल। तो ये सिंगापुर कहाँ बनता है, ये मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा दूं, आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे अपन, देखो ये वर्ल्ड मैप है और ये इसमें देखो हमारा भारत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये इधर रूस है, ठीक है, इधर ये चीन है और इसको अपन जूम करेंगे तो इधर ये बंगाल की खाड़ी है और इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक देश मिलेगा आपको इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर आपको जो देश मिलेगा उसका नाम है सिंगापुर, यहाँ पर है, ठीक है, चलिएगा। फिर आगे अपन देखते हैं, ये रहा क्या, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सेल्स जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, ये टी सेल है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताना चाहिए वर्तमान में सिंगापुर के पीएम है अर्थात प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, तो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, ये अभी कुछ ही दिन पहले चुने गए हैं। तो वर्तमान में सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर जो अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले चुने गए हैं, उनका नाम मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं अपन। तो देखिएगा एक छोटी सी न्यूज और अच्छी न्यूज है कि भारत में अभी जो न्यूज आई है वो वाणिज्य मंत्रालय से निकल के आई है, इन्होंने एक डाटा जारी किया है कि जो यहाँ पर स्पाइसेस होते हैं, मसाले, ठीक है, जो कि बहुत पहले से प्रसिद्ध है यहाँ के मसाले, तो इनमें अभी इनका जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 23% की वृद्धि हुई है। एक्सपोर्ट का मतलब आप जानते होंगे, अर्थात इनका जो निर्यात हो रहा है उसमें 23% की वृद्धि हो चुकी है। और ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट की अपन बात करें, पूरा जो एक्सपोर्ट होता है हर एक गुड्स अगर इसमें मिला लिया जाए तो उसमें कमी देखी गई है, तो उसमें 12.41% की कमी देखी गई है। और केवल मसालों के व्यापार की बात करेंगे तो इसमें 23% की वृद्धि हुई है एक्सपोर्ट की, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए स्पाइसेस के बारे में हिस्ट्री में अपन जाते हैं तो ये अंग्रेजों के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और इन्हीं की वजह से यहाँ पर यूरोपीय जो देश आए थे, अर्थात जिसमें पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सभी यहाँ पर आए थे, है ना। तो ये क्यों आए थे, इन्हीं मसालों की वजह से। और यहाँ पर जो कॉटन यहाँ पर बहुत अच्छे रूप में पाई जाती थी उसके लिए मसालों का प्रयोग वो क्यों करते थे, आपको ये भी मैं बता दूं। मसालों का प्रयोग वो जो वहाँ पर मांस हुआ करता है उस मांस को सुरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग करते थे। एक्चुअली वहाँ के लोग मांसाहारी तो बहुत ही ज़्यादा हैं, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा इस यहाँ पर जो कॉटन, अच्छा जो मांस के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मसाला था वो कौन सा था, उसमें ये किसका यूज करते थे, उसमें भी था आपका पेपर अर्थात काली मिर्च, ठीक है, चलिएगा। कुछ इस प्रकार के मसाले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा काली मिर्च आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, शायद ये होगी, ठीक है, चलिए। और ये वर्तमान में जो वाणिज्य मंत्री है वो कौन है, ये रहे। तो वर्तमान में वाणिज्य मंत्री का नाम क्या है, पीयूष गोयल जी। और इनके पास एक और मंत्रालय है साथ में, उस मंत्रालय का नाम आप मुझे बताइएगा। वर्तमान में पीयूष गोयल कौन है, वाणिज्य मंत्रालय के अलावा कोई एक और मंत्री है वो कौन है, चलिएगा। फिर अगली न्यूज पर चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से एक न्यूज है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको पता ही होगा, इसके बारे में मैंने आपको एक और क्लास में आपको कुछ पढ़ाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब इसमें 108 जानवरों की मृत्यु अब तक इसमें हो चुकी है इस बाढ़ के कारण। एक्चुअल में लगभग 80% हिस्सा इस नेशनल पार्क का कि है ना, जो असम में बनता है, इसका 80% हिस्सा तक पानी में डूब चुका है। ये जो नेशनल पार्क है जो कि असम में पाया जाता है, स्थित है मतलब, और इसमें ये जो किस बात के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक सींग वाला, ये 9 नहीं, यहाँ पर सॉरी मतलब हाँ, यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और क्या हुआ है, अभी हाल ही में इसमें 9 एक सींग वाले गेंडे भी इसमें मारे गए हैं इन 108 जानवरों में, ये डाटा है वो, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको बता दूं, ये असम के एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है, गोलाघाट, और एक नागौन जिला, ठीक है। इस नागौन जिला में ये स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों वो बहुत पहले से हो गई थी। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको पता होगा, यहाँ पर एक करजन नाम का एक गवर्नर जनरल था और ये पहले आया हुआ था, 1905 से पहले था यहाँ पर। तो ये 1904 की बात है, उस टाइम यहाँ पर एक इनकी पत्नी आई थी, करजन की पत्नी, वाइफ, इनका नाम था मैरी, ठीक है। तो क्या हुआ था, मैरी करजन, ठीक है, मैरी करजन। तो मैरी करजन एक दिन इस पार्क में इस तरफ घूमने गई थी, तो यहाँ पर इनको क्या दिखाई दिया, यहाँ पर इनको गेंडे दिखाई देने लगे थे, ठीक है। इनको ये पसंद आ गए और इन्होंने तुरंत ही अपने स्वामी जी से बोला कि इसको आप एक पार्क के रूप में स्थापित कर दो। तो इस एरिया को तुरंत ही प्रोटेक्टेड करवा दिया गया था, तब से ये प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में कार्य कर रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क। और वर्तमान में भारत का एक बड़ा नेशनल पार्क है जहाँ पर एक सींग वाले गेंडे
यहाँ पर पाए जाते हैं। और 1985 से इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, अच्छा विश्व विरासत सूची, उसमें भी इसको शामिल कर लिया गया है 1985 से। तो ये थी काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में एक छोटी सी डिटेल। चलिएगा फिर अपन देखते हैं, ये रहा एक सींग वाला गैंडा जो कि वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। लगभग इतना तक पानी यहाँ तक हो चुका है, इतना इनकी, और ये लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो नदी है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये वहाँ पर अभी बह रही है, तो इसी के द्वारा वहाँ पर बाढ़ लेके आई जा रही है। चलिएगा अगले न्यूज़ पर आपको मैं बता दूं कि देखिएगा अभी हाल ही में भारतीय संसद ने क्या किया है, अभी संसद में सत्र तो चल ही रहा है, तो इन्होंने क्या किया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो ये 2019 में आया था, इस कानून को अनुमति दे दी है, इसको पास कर दिया है भारतीय संसद ने। और ये कब से लागू हो जाएगा, 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होगा, अभी तक जो कानून आते थे वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होते थे, लेकिन अब पूरा जम्मू कश्मीर अपना ही है, तो ये पूरे जम्मू कश्मीर में लागू होगा। और ये जानकारी अपन को मिलती है किसके द्वारा, जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक जो मंत्री हैं, इनका नाम मिलेगा आपको, श्री रामविलास पासवान जी। ये मंत्री भी आप याद रखा करो, जरूरी है। इसका जो उद्देश्य है, इस जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया गया है, तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना। आपने देखा होगा जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए अधिकार बहुत ही कम मिले हुए हैं। कोई वस्तु उनको जैसी की तैसी मिल जाती है, कभी कभी एमआरपी से भी ज़्यादा रेट पर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनके पास कोई ठीक से अधिकार नहीं मिल पाते, ऐसे करके वो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये एक्ट लाया गया है, तो उनके अधिकारों को अधिक से बढ़ावा दिया जाए। उपभोक्ता विवाद, अब कोई भी उनसे रिलेटेड कोई भी अगर विवाद होता है तो उसका तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी निपटान किया जाए और उनके लिए उचित प्रकार की वस्तु प्रोवाइड करवाई जाए। ये सब इसके उद्देश्य हैं इस अधिनियम के। तो ये भारतीय संसद जो कि आपको इस प्रकार की दिखेगी, ये दिल्ली में है, इसमें इसको पारित कर दिया है। संसद में 2 सदन होते हैं, आपको पता होगा, उच्च सदन एक राज्यसभा होता है और जो निम्न सदन होता है उसका नाम क्या है, लोकसभा। ये दोनों सदन पारित कर देते हैं। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति अगर किसी कानून में को अनुमति दे दे तो समझ जाते हैं कि अपन वो कानून बन जाता है। और ये रहे कौन, रामविलास पासवान जी। चलिएगा हाँ जी, अभी देखिएगा हाल ही की न्यूज़ है कि अभी क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका नाम था लालजी टंडन जी, ठीक है, श्री लाल टंडन जी की का हाल ही में 85 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। और आपको पता होना चाहिए ये एक बीजेपी लीडर भी थे, इससे पहले ये यूपी के कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, यूपी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। और वर्तमान में इनका बेटा जिसका नाम है आशुतोष टंडन जी, ये भी यूपी कैबिनेट में एक मंत्री है, अर्थात जहाँ इनके पिताजी रहे वहाँ इनका बेटा भी है। और इनका निधन हो गया है और ये कई दिन से बीमार चल रहे थे, लखनऊ में एक हॉस्पिटल में ये भर्ती थे। और अभी तक वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो कार्य संभाल रहा है वो किसने संभाला है, तो वो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं जिनका नाम आपको मिलेगा क्या, आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की तो राज्यपाल हैं ही और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी वो राज्यपाल बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब जब इनकी डेथ हो ही चुकी है तो अब यहाँ पर कौन राज्यपाल आएगा देखते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन कुल मिला के टंडन जी अब हमारे बीच नहीं रहे और ये थे टंडन जी, ठीक है, मिलेगा इनसे, ये हैं। फिर अगले न्यूज़ पर अपन चलते हैं। अभी इससे मिलेगा, देखो एक अच्छी न्यूज़ आपके सामने दिख रही होगी, शायद आपने इसको पहली बार देखा होगा और आपने ही नहीं बल्कि सभी ने ही पहली बार देखा है, जिसने इसके बारे में पता लगाया उसने भी पहली बार देखा है, जो कि एक सीनियर IAFS ऑफिसर थे, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। एक्चुअल में ये एक कछुआ है, आपको दिख रहा होगा, और इसकी अभी हाल ही में उड़ीसा के क्षेत्र में इसकी खोज की गई है। ये उड़ीसा में मिला है। एक्चुअल में कछुआ ज़्यादातर उड़ीसा में ही मिलते हैं, आपको पता होगा। वहाँ पर एक लेक अर्थात झील है जिसका नाम है चिल्का झील, ठीक है, वहाँ पर उस एरिया में ये एक लैगून झील है, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिल जाती हैं। समुद्र से तैरते तैरते वो इस तरफ आ जाते हैं। तो ये पहली बार ऐसे इस प्रकार का कछुआ देखा गया है। ये कैसा कछुआ है, दुर्लभ पीला कछुआ है, ठीक है, दुर्लभ है ये और पीला कछुआ है और इसका पूरा का पूरा बॉडी पीला पीला है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैप से देखिएगा। तो ये उड़ीसा में मिला है। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कहाँ मिला है, न्यूज़ पर चलते हैं अपन। उड़ीसा में हाल ही में एक दुर्लभ पीला कछुआ मिला है।
यह कछुआ एक की नई प्रजाति है, ठीक है, और जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके बारे में अभी हाल ही में पता चला है। पूरा शरीर इसका पीला हो रखा है, ठीक है, और कछुआ का जीवन काल आपको पता ही होगा लगभग 100 साल होता है, जो कि एक मानव का भी एक 100 साल ही होता है ना। 100 साल में इंसान भी जीता है और 100 साल कछुआ भी जीता है, काफी लंबी जिंदगी होती है। और ये उड़ीसा के बालासोर जिले में मिला है। इसके बारे में जैसे कोई नई नई अपडेट आएगी, नई जानकारी आएगी, आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको जल्दी जल्दी उसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। तो अभी तक इतना याद रखिएगा कि अभी हाल ही में दुर्लभ पीला कछुआ उड़ीसा के बालासोर जिले में मिला है। चेस आप लोग खेलते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए 20 जुलाई को चेस डे भी मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड चेस डे अर्थात विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और वर्ष 2020 की जो थीम रही है वो क्या रही है मेरे दोस्तों, वो रहा है कि टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, अर्थात किसी को भी सिखाइए कि चेस को कैसे खेला जाता है। चेस एक काफी अच्छा गेम है और चेस के रूप में जो एक विश्व लेवल पर जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध प्लेयर है उसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, काफी ज्यादा फेमस है ना, तो वो विश्व प्लेयर भी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइएगा वो कौन है, क्योंकि चेस खेलता है। चलिएगा फिर अपन आज की अंतिम न्यूज पर चलते हैं। आपको पता होना चाहिए यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ देखो, अब यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम क्या है, आत्मनिर्भर भारत। तो युवा एवं खेल मंत्रालय जो भी हमारा भारत देश का है, इसने आत्मनिर्भर भारत को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए अर्थात इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में यूनिसेफ के साथ समझौते किया है। और यूनिसेफ की एक पहल है जिसका नाम क्या है, युवा, ठीक है, इसको अपन ऐसे करके लिखते हैं युवा, ठीक है, सॉरी युवा AAH। तो युवा, इस पहल के अंतर्गत इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत एक अभियान है, आपको पता होगा कि जो कि कोविड-19 की वजह से अब इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ाया जा रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कुल मिला के इसका उद्देश्य यही है कि स्वयं में निर्भर बन जाओ, चीन पर जो डिपेंडेंसी है उसको समाप्त कर दो, और लगभग समाप्त दिख ही रही है। अभी हाल ही में आने वाला राखी का त्यौहार भी इसमें इसी से रिजल्ट पता चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब खुद की बनी हुई राखियाँ बांधने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए यूनिसेफ के बारे में छोटी सी डिटेल आपको मैं बता दूं कि यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी, और ये अभी वर्तमान में 190 देशों के लिए कार्य कर रहा है। और इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुझे बताओ कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो आपको बता दूं मैं, इसका पूरा नाम आपको मिलेगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, ठीक है। अर्थात इसका जो मुख्य रूप से कार्य वो क्या है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड, मतलब देश में जितने भी बच्चे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनका संरक्षण या रक्षा करना, ठीक है। बच्चों का राइट्स, जैसे कि आपको पता होगा पोलियो अभियान चलता है ना, बच्चों के लिए पिलाया जाता है, ये भी इसी यूनिसेफ के अंडर में चलता है। तो यूनिसेफ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे से कार्य करने वाली एक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर मुझे आप बता दीजिएगा कहाँ पर है। और बस इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। ये यूनिसेफ का कुछ लोगो इस प्रकार का दिखता है, कहीं कहीं यहाँ पर यूनिसेफ भी आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, यूनिसेफ। चलिएगा, और ये रहे कौन, खेल मंत्री, जिनका नाम आपको पता ही होगा, मैंने आपको अभी हाल ही में बता दिया है, शायद नहीं बताया है, चलो मैं बता देता हूँ, किरण रिजिजू, ठीक है, ये खेल मंत्री। तो बस आज की न्यूज़ यहीं पर समाप्त करते हैं, और अभी तक आपके मन में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और आज की न्यूज़ को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।